प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आ जाओ बेटा। और जल्दी से, कल तो तुम लोगों ने चूंकि शाम को क्लास हुई तो बोल दिया कि सर बस एक ही घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाओ सब लोग फटाफट से क्लास में। हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो हम लोगों का जो सबसे पहला आज का विषय वस्तु है जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भैया जी, क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग। जाति आयोग, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। भैया गेट बंद कर देते हैं, बहुत तेज हवा आ रही है आज। चलिए, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि भाई इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, जाति आयोग, ठीक है सर। तो वेरी फर्स्ट हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो बेटा, सबसे पहले 1978 में, ये बात 1978 की है। 1978 में एक कैबिनेट के प्रस्ताव के तौर पर एक कैबिनेट प्रस्ताव आया। तो 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव में एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई। तो 1978 में एक प्रस्ताव में, कैबिनेट के प्रस्ताव में एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई जिसको नाम दिया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन फिर 65वें संविधान संशोधन 1919 से, कब बेटा? 65वें संविधान संशोधन 1990 में हमने इसको एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया। हमने इसको एक संवैधानिक आयोग बना दिया, ठीक है जी। और एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया इसको, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो एक बाकायदा बेटा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिस्टेड हो गया। लेकिन फिर हमने 89 में संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से इन दोनों को अलग अलग कर दिया। पहले एक ही था, फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले 1978 में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमको क्या जानना है? तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने जानना है बेटा कि सबसे पहले 1978 में 1978 में ठीक है, एक कैबिनेट प्रस्ताव के 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में, 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में, ठीक है सर। तो 1978 में कैबिनेट के प्रस्ताव के रूप में, एक कैबिनेट के रेजोल्यूशन के रूप में, कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में एक गैर संवैधानिक आयोग की, क्योंकि संविधान में कोई जिक्र नहीं है, अब संविधान में बेटा कोई जिक्र नहीं है तो उसको गैर संवैधानिक आयोग बोला गया। मैंने आपको बता दिया था, तो मेरे साथ साथ बोलो ना। 1978 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा या कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में, ठीक है भैया जी, एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई।
एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई। एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई। ठीक है जी, एक गैर संवैधानिक आयोग की स्थापना हुई। इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, है ना जी। तो भैया जिसको नाम दिया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, एवं जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया? 65वां संविधान संशोधन किया, और हमने 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया। ठीक है सर। तो इसके बाद 65वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है सर, 65वां संविधान संशोधन हुआ। और ये जो 65वां संविधान संशोधन हुआ सर, ये कौन सी साल हुआ होगा? तो सन 1990 में। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, और 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा हमने इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया। हमने इसको भैया जी किसका? हमने इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा तब हमने इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया, ठीक है ना, संवैधानिक निकाय। लेकिन ये हमने एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया था। जब हमने इसको संवैधानिक दर्जा दिया तो हमने इसको बेटा एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया था। ठीक है, नाम इसका क्या था? नाम यही था बेटा इसका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग, एक ही नाम था इसका। ठीक है, 65वें संविधान संशोधन में इसका नाम क्या था साहब? इसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, जनजाति आयोग नाम इसका यही था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, और वो क्या किया गया कि 89 में संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। 89 में संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से हमने बेटा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, दोनों आयोगों को पृथक कर दिया, दोनों दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, ये बात आ गई समझ में आपके भैया? तो हमने दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अलग अलग कर दिया दोनों को। ठीक है जी, अब हम क्या लिखते हैं? अब हम यहां पर आगे चलते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और दूसरी तरफ लिखते हैं बेटा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहां पर लिखा हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और इस तरफ हमने लिखा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
ठीक है जी। तो हमने एक तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और दूसरी तरफ हमने लिखा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट लिखते हैं। बेटा देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग शुरुआत से देखो बिल्कुल 1978 में एक कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा एक गैर संवैधानिक आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग की स्थापना हुई। 65 में संविधान संशोधन से हमने इसको भैया जी एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया। तो 65 में संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसको एक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कमीशन, एक संवैधानिक दर्जा दे दिया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया। जी बेटा, ठीक है। तो सर हमने इसको एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया। 65 में संविधान संशोधन 1990 के द्वारा हमने इसको एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को। उसके बाद सर हमने 89 में संविधान संशोधन किया 2003 में, और इसके माध्यम से बेटा इन दोनों आयोगों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक, कैसे कर दिया कि 89 में संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338 में, इसमें बेटा आर्टिकल 338 में हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा, और आर्टिकल 338 338 क्लॉज ए के माध्यम से इसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा। तो इसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें जनजाति आयोग को रखा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो लिखेंगे कि इसके बारे में जो जिक्र किया गया है, इसकी जो संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में किया गया है, और इसके बारे में जो किया गया है सर वह आर्टिकल 338 क्लॉज ए में किया गया है, 338 ए में किया गया है। ठीक है, 338 ए में किया गया है। ये बात समझ पा रही है? चलिए सबसे पहले संरचना, संरचना, ठीक है ना, संरचना 5 सदस्यीय है दोनों बेटा। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही जो है वो 5 सदस्यीय है। संरचना 5 सदस्यीय, दोनों ही आयोग बेटा 5-5 सदस्यीय हैं। ठीक है, दोनों ही आयोगों में 5-5 सदस्य हैं। तो संरचना में क्या लिखेंगे सर? 5 सदस्य। चलिए ठीक है, इसके बाद नियुक्ति किसके द्वारा होती है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड पॉइंट, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है भैया जी, लो लिख लिया, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा। तो सब नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति होती है भैया जी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष। ठीक है सब, अब संरचना कैसी होगी भैया जी? तो संरचना में एक अध्यक्ष होगा। तो जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होना चाहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता होना चाहिए, है ना, और उसको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो वो एससी से होना चाहिए, सबसे पहली पॉइंट, एससी से हो, मतलब अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जाति से हो, वह सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता हो। ठीक है जी, तो वह भैया जी किससे हो? वह शेड्यूल कास्ट से हो, वह एससी से हो, वो एससी से हो, वह शेड्यूल कास्ट से हो, एससी से हो। ठीक है, वो सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, या उसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होना चाहिए, और उसका जो दर्जा है वह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री के समान, मंत्री के समान। बस समझ पा रही है? तो
तो सब इसका दर्जा किसके समान हो? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान। ये जो है बेटा ये एसटी से हो, ये सर किससे हो? शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, ये एसटी से हो। इसका अध्यक्ष एसटी से, खुद एसटी से होना चाहिए, ठीक है। वह भी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कंडीशन ये है कि वह भी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो। और बेटा इसको भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा, मंत्री के समान दर्जा के समान दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसको भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा अध्यक्ष को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। अब उपाध्यक्ष के बारे में समझ लो कि साहब उपाध्यक्ष होने के लिए कौन कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो उपाध्यक्ष होने के लिए योग्यता सिर्फ इतनी है कि उपाध्यक्ष जो है उसको केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा होगा। बेटा किसको? उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा, उपाध्यक्ष को किसके? केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा। तो उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा होगा, केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा होगा, राज्य मंत्री के समान दर्जा, केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा, समान दर्जा, ठीक है। उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा, इसके भी उपाध्यक्ष को जो एसटी आयोग है केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा, मंत्री के समान दर्जा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा, ठीक है, इसके भी उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा और उसके भी उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा। अब इसके बाद दोनों ही आयोगों में 3 सदस्य होंगे भैया जी, ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, 3 सदस्य, तभी तो हुआ 5 सदस्य, तभी तो हुआ 5 सदस्य भैया जी। अब 3 होंगे सदस्य, अब जो 3 सदस्य होंगे सदस्यों को सचिव के समान दर्जा मिलेगा, सदस्यों को भैया जी किसके? सचिव के समान दर्जा मिलेगा, सचिव के समान दर्जा सदस्यों को, ये ध्यान रखना है। तो जो सदस्य होंगे सदस्य को बेटा सचिव के समान दर्जा मिलेगा, सचिव के समान दर्जा, ठीक है जी। सदस्यों को किसके बेटा? सदस्यों को सचिव के समान दर्जा, सचिव के समान दर्जा सदस्यों को। क्लियर है? बहुत अच्छे, ठीक है सर। अच्छा कार्यकाल पर चलते हैं बेटा। हाँ एक और कंडीशन है, इसमें से सदस्य और उपाध्यक्ष में से, मतलब 4 लोगों में से, तो सचिव और उपाध्यक्ष में से, यहां पर भी सचिव और उपाध्यक्ष में से मिनिमम 2 लोग एससी से हों, न्यूनतम 2 लोग एससी से, ध्यान रखना, न्यूनतम 2 लोग एससी से हों, ठीक है। मैंने क्या बोला? सदस्य और उपाध्यक्ष में से न्यूनतम 2 लोग एससी से हों, 2 लोग एससी से हों, एससी से हों, ठीक है। और यहां पर भी सर सदस्य और उपाध्यक्ष में से मिनिमम 2 लोग एससी से हों, सदस्य और उपाध्यक्ष में से मिनिमम 2 लोग एसटी से हों, में से न्यूनतम 2 लोग एसटी से, 2 लोग एसटी से, ये कंडीशन है बेटा, एसटी से हो, ये कंडीशन है कि यहां पर सर क्योंकि ये एससी आयोग है तो मिनिमम 2 लोग एससी से हो, ये एसटी आयोग है तो मिनिमम 2 लोग बेटा एसटी से हो। क्लियर है? इसके बाद कार्यकाल 3 वर्ष का है, इनका जो कार्यकाल है कार्यकाल 3 वर्ष का है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो बेटा, ठीक है, अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, इनका जो कार्यकाल है कार्यकाल 3 वर्ष का है,
कार्यकाल 3 वर्ष का है, कार्यकाल 3 वर्ष का है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, पुनः नियुक्त तो हो सकते हैं लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, पुनः नियुक्त हो सकते हैं परंतु 2 बार से ज्यादा नहीं। पुनः नियुक्त हो सकते हैं, पुनः नियुक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, सेम होगा बेटा, परंतु 2 बार से ज्यादा नहीं, परंतु 2 बार से ज्यादा नहीं, 2 बार से अधिक नहीं, 2 बार से अधिक नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोबारा से नियुक्त हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं परंतु 2 बार से अधिक नहीं। क्लियर है, ध्यान रखना बेटा, पुनः नियुक्त हो सकते हैं परंतु 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं हो सकते, है ना। तो दोबारा से नियुक्त हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 बार। ठीक है, 2 बार के बाद तीसरी बार नियुक्त नहीं होंगे, 2 बार से ज्यादा भैया तीसरी बार नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है जी, इतनी सी बात थी, बड़े आराम से इत्मीनान से मैंने समझाया। ठीक है जी, आराम से बड़े प्यार से मैंने समझाया। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष एससी से होगा, यहां पर अध्यक्ष एसटी से होगा, अध्यक्ष सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होगा और अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलेगा। एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा मिलेगा। 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य और एक अध्यक्ष में से बेटा मिनिमम 2 लोग यहाँ पर एसटी से होने जरूरी है, यहाँ पर एसटी से होने जरूरी है। सदस्यों को सचिव के समान दर्जा मिलेगा, कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं लेकिन 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं हो सकते। अब इसके बाद चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंधों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। राज्य संबंध, ठीक है भैया जी, केंद्र एवं राज्य संबंध। केंद्र एवं राज्य संबंध के बारे में चर्चा 2 जगह की गई है। ठीक है, देखो केंद्र एवं राज्य संबंधों का पूरा जो परिदृश्य है वो कैसा है, मतलब केंद्र राज्य संबंधों के बारे में क्या क्या प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूं, क्या क्या प्रोविजंस है। केंद्र एवं राज्य संबंध मतलब है केंद्र के राज्यों के साथ और विभिन्न राज्यों के, ठीक है, आपसी संबंध कैसे होंगे, इसको हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहेंगे, केंद्र राज्य संबंध कहेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के भाग 11 में है। ठीक है, और आर्टिकल 245 से 263 तक में है। ठीक है, ध्यान रखना, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के भाग 11 में है और भाग 11 में आर्टिकल 245 से 263 के बीच में है। मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ बोलो, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के भाग 11 में, आर्टिकल 245 से 263 में, इनके बीच में संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। अब केंद्र राज्य संबंध जो है वह 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये जो केंद्र राज्य संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, केंद्र राज्य संबंध 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, पहले होंगे ये जिनको हम कहेंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, विधायी संबंध। विधायी संबंध, विधायी संबंध का मतलब क्या हुआ सर? विधायी संबंध का मतलब हुआ कानूनों के निर्माण को लेकर जो संबंध है, मतलब कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध, विधायी संबंध। और दूसरे होंगे बेटा प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध का मतलब ये हो गया, प्रशासनिक संबंध ये हो गया बच्चे आपका कि कानूनों को लागू करने से संबंधित और प्रशासन से संबंधित संबंध होंगे, मतलब कानूनों को लागू करने से संबंधित और प्रशासन से संबंधित जो संबंध होंगे वो प्रशासनिक संबंध होंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के भाग 11 में है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के भाग 11 में है, आर्टिकल 245 से 263 तक में है, 245 से 263 तक में है। ये जो पहले प्रकार के संबंध होंगे वो विधायी संबंध होंगे। विधायी संबंध मतलब कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध, विधायी संबंध मतलब कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध। ठीक है, विधायी संबंध कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध, कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध। संबंधित संबंध, विधायी संबंध। ठीक है, इनके बारे में जिक्र आर्टिकल 245 से 255 में किया गया है। 245 से 255 में मतलब कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध
इनके बारे में जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से 255 में किया गया है। प्रशासनिक संबंध बच्चे ये क्या है, कानूनों को लागू करने से संबंधित मतलब कानूनों को हम कैसे लागू करेंगे और शासन प्रशासन से संबंधित संबंधों के बारे में जिक्र है। इनके बारे में आर्टिकल 256 से 263 तक में जिक्र किया गया है। ठीक है, कानूनों को लागू करने, कानूनों को लागू करने, कानूनों को लागू करने एवं प्रशासन से संबंधित संबंध एवं प्रशासन से संबंधित संबंध इनके बारे में जिक्र आर्टिकल 256 से 263 के बीच में किया गया है। 256 से 263। ठीक है, कानूनों को लागू करने एवं प्रशासन से संबंधित संबंध। ठीक है जी, 256 से 263 के बारे में, ठीक है, इनके बारे में जिक्र किया गया है। चलिए, इसके अलावा ठीक है, अब हम सबसे पहले चलेंगे विधायी संबंधों पे, मतलब कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध है विधायी संबंध। विधायी संबंधों में ये होगा कि भाई कौन कौन से विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, जो कानून बनाएगा वो किन किन क्षेत्रों में लागू रहेगा, ऐसी बातें हैं विधायी संबंधों में, है ना। तो किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, सब कानून बनाएगा भी तो वो कानून किन किन क्षेत्रों में लागू रहेगा, इस तरह के संबंध। तो आइए सब लोग पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं आर्टिकल 245 की, क्योंकि आर्टिकल 245 से संबंधित है। आर्टिकल 245 में यह है कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाने वाली जो विधियां हैं उनके विस्तार के बारे में चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 245 में ही संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बनाए जाने वाले कानून हैं, ठीक है, उनके लागू होने वाले क्षेत्र या उनके विस्तार के बारे में चर्चा 245 में ही है। तो सबसे पहला आर्टिकल ही आर्टिकल 245, सबसे पहला आर्टिकल ही आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाली विधियों के विस्तार के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 245 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार के बारे में चर्चा आर्टिकल 245 करता है। ठीक है, आर्टिकल 245 क्या करता है, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं उनके विस्तार के बारे में चर्चा करता है बच्चे। ठीक है, जैसे सिंपल सा है कि अगर जैसे संसद ने कानून बनाया बेटा, जो संसद द्वारा निर्मित कानून है, जो संसद के द्वारा निर्मित कानून है, जो संसद के द्वारा निर्मित कानून है वह बेटा पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, संपूर्ण भारत में, तो भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा, लागू। ठीक है, लागू, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू, ये बात ध्यान रखना, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू, भारत के राज्य क्षेत्र में लागू। तो संसद के द्वारा निर्मित कानून, मैं फिर से बोल रहा हूं सर, संसद के द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा, संसद के द्वारा। तो अगर कोई भी कानून संसद ने बनाया है तो बेटा वो टोटल, ठीक है, ओवरऑल पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया वह संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू हो जाएगा। ठीक है जी, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि वह संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में होगा, जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून होगा संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, और अगर किसी राज्य विधानमंडल ने कोई भी कानून बनाया है तो वो केवल बेटा उस राज्य की टेरिटोरी में लागू होगा। ठीक है, अगर किसी राज्य विधानमंडल ने बनाया है कानून तो वह उस राज्य की टेरिटोरी में, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, ठीक है, केवल उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा,
केवल उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा, उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा, उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा। ठीक है, ध्यान रखना, केवल उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून केवल उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून केवल उसी राज्य की टेरिटरी में लागू होगा। संसद द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा। बेटा किसके? संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने कोई भी कानून बनाया तो वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही लागू। अब जरूरी ये थोड़ी नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने कानून बनाया तो मध्य प्रदेश में लागू हो गया, राजस्थान में लागू हो गया, हरियाणा में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में ही तो लागू होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 246 है बेटा। आर्टिकल 246 में यह है कि भैया जी किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा। आर्टिकल 246 में क्या है? आर्टिकल 246 में है सब्जेक्ट, विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब क्या है सर? तो विषय वस्तु का मतलब है कि किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, किन किन विषयों पर, किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, कौन कौन कानून बनाएगा। विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा। तो आर्टिकल 246 में ठीक है उस विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है कि भैया जी किन किन विषयों पर आखिर कौन कौन कानून बनाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं, संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा अगर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने कानून बनाए हैं। तो बताओ, इसको कौन नहीं जानता? इसको सब जानते हैं कि भाई किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा। तो साहब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची में 100 विषय हैं, 100 विषय हैं, इन पर संसद कानून बनाएगा। संघ सूची के 100 विषयों पर संसद कानून बनाएगा। राज्य सूची में अब 61 विषय हैं, इन पर उस राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। इस पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाएंगे। राज्य सूची के विषयों पर विधानमंडल कानून बनाएगा इन विषयों पर, है ना। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, ठीक है, इसमें 52 विषय हैं, 52 विषय। तो समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके द्वारा एक ही विषय पर कानून बनाया गया है, एक ही विषय पर, कोई गतिरोध हो या ना हो, आमतौर पे तो ये बोला जाता है गतिरोध है, लेकिन अगर किसी एक विषय पर दोनों ने कानून बनाया तो संसद का कानून मान्य होगा। एक विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो संसद का कानून मान्य होगा। किसी भी एक ही विषय पर दोनों अगर कानून बनाते हैं, दोनों अगर कानून बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। संसद के द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा, मान्य होगा, मान्य होगा। संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। ये जो बात मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक है, जो मैंने बात बताई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, है ना जी। क्लियर है? तो कौन कौन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा? 246। ठीक है, अब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में 100 विषय हैं, संघ सूची के 100 विषयों पर संसद कानून बनाएगा। राज्य सूची में 61 विषय हैं, इनमें राज्य का विधानमंडल, और समवर्ती सूची में 52 विषय, दोनों कानून बना सकते हैं। तो किसी एक विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो बेटा इस केस में बनाते हैं तो संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। चलिए, इसके बारे में जिक्र हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। मैंने आपको 7वीं अनुसूची बताई है, इसके बारे में जिक्र हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है भैया जी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद आर्टिकल 247 आ जाता है।
आर्टिकल 247 बहुत महत्व का है। आर्टिकल 247, आर्टिकल 247 में क्या है बेटा? 247 में है भैया कि संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। तो संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, अतिरिक्त न्यायालय की, ठीक है ना जी। तो संसद को अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति आर्टिकल 247 में प्राप्त है। तो आर्टिकल 247 क्या है? आर्टिकल 247 बोलता है कि भाई संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की, संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का शक्ति प्राप्त है। तो संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखना जी। मैंने क्या बोला कि संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 247 में। फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल 247 संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 248, आर्टिकल 248, आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 कहता है कि जो अपशिष्ट विषय होते हैं, अब ये अपशिष्ट विषय कौन से होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं। अपशिष्ट विषय का मतलब है कि जिनका जिक्र ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है। तो ऐसे विषय जिनका जिक्र ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, ऐसे विषयों को हम अपशिष्ट विषय कहते हैं। तो अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। बात समझ में आ रही है? अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अपशिष्ट विषयों पर आर्टिकल 248 में बोला गया है, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार बेटा संसद को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 248 में है कि सब अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद। अब अपशिष्ट विषय कौन से होते हैं बेटा? तो अपशिष्ट विषय जिनका जिक्र ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। मैं हर बार बताता हुआ आया हूं कि जैसे जब हमारा संविधान बना था तो तब थोड़ी ना इंटरनेट था, ठीक है। तब जब इंटरनेट नहीं था तो साइबर लॉ नहीं थे, साइबर क्राइम नहीं होते थे, ये सारी बात। आज इंटरनेट है, आप देखो दुनिया भर के कितने सारे साइबर अपराध होते हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट ठगी हो जाती है, लोगों के बैंक अकाउंट से रुपया निकल जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके, ठीक है, एआई के माध्यम से उनका डीप फेक वीडियो बनाता है, ठीक है, और दुनिया भर की ऐसी असली साइट्स हैं उन पे अपलोड कर दिया जाता है, या उन वीडियो को दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी एक अपराध है ना बच्चे। तो अब इन अपराध से संबंधित जो नियम और कानून बनेंगे, ठीक है, ना तो उनका जिक्र संघ सूची में, ना समवर्ती सूची में, ना राज्य सूची में, तो भैया जी वो अपशिष्ट सूची के विषय हो गए, वो अपशिष्ट शक्तियां हो गई, और अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अपशिष्ट विषय, हेडिंग डालेंगे अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट विषय, और लिखेंगे ऐसे विषय जिनकी चर्चा ना तो संघ सूची में है, अपशिष्ट विषय में लिखिए कि ऐसे विषय जिनकी चर्चा ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है, ठीक है। अपशिष्ट विषय, तो ऐसे विषय जिनकी चर्चा बेटा ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, अपशिष्ट विषय उनको कहते हैं, और अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमने जो लिया है ना कि अपशिष्ट विषयों पर या अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या अपशिष्ट विषयों पर संसद कानून बनाएगा, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है, याद आ गया। तो अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। तो अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना बेटा ये हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। तो अपशिष्ट विषय क्या है? अपशिष्ट विषय है कि जिन विषयों का उल्लेख, मैं लिख देता हूं, जिन विषयों का उल्लेख
ना तो संघ सूची में है, संघ सूची में है, ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जिन विषयों का उल्लेख ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, उनको हम अपशिष्ट विषय कहते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली अपशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, विषयों का केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, ये हमने लिया है सर कनाडा के संविधान से, कनाडा का संविधान। अपशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, तो साहब ये हमने कहां से लिया है? ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 249। और आर्टिकल 249 कई बार पूछा गया। देखो, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे गए हैं। तो महत्व के आर्टिकल मैं इनको बोलूंगा। ठीक है। आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 बोलता है बच्चे कि राज्य सूची का कोई भी विषय है, राज्य सूची का कोई विषय है। ठीक है बेटा। तो कोई राज्य सूची का विषय है, विषय है, और राज्यसभा इस विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे। राज्यसभा, ठीक है बेटा, इस विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे कि भाई ये विषय तो राष्ट्र महत्व का है। तो राज्यसभा इस विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे, घोषित कर दे। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने इतनी सी बात बोली कि भैया जी राज्य सूची का कोई भी विषय है, राज्य सूची के इस विषय को राज्यसभा, ठीक है बेटा, राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे। तो राज्यसभा राष्ट्र महत्व का घोषित करेगी अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। राज्यसभा इस विषय को बेटा अगर राष्ट्र महत्व का घोषित करती है तो वह अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा करती है। 2/3 बहुमत से ऐसा करती है, बहुमत से ऐसा करती है, ऐसा करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 249 बोलता है कि भैया जी राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा अगर राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे। राज्यसभा राष्ट्र महत्व को घोषित कैसे कर सकती है बेटा? तो राज्यसभा राष्ट्र महत्व को घोषित करेगी अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। है तो राज्य सूची का विषय, लेकिन राज्य सूची के इस विषय को राज्यसभा ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया बेटा। तो इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार अब संसद को प्राप्त हो जाता है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है, अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है, संसद को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो भैया जी इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको? इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। अब इस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल गया, तो मतलब अब संसद ही इस विषय पर कानून बना सकती है, संसद ही इस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 250 बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 कहता है कि किसी भी प्रकार का आपातकाल लागू हो तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है। किसी भी प्रकार का आपातकाल हो, चाहे बेटा वित्तीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपात हो,
ठीक है, तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। 250 कहता है कि आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद को कानून बनाने का अधिकार बनाने का अधिकार ठीक है। आपातकाल के दौरान बेटा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। फिर आर्टिकल 251, आर्टिकल 251 कहता है कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 के तहत, ठीक है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर जब संसद कानून बनाती है ना बेटा, तो राज्य विधानमंडल का जो कानून है ना बेसिकली वो उस समय, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे, ठीक है, आर्टिकल 251 क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं इसको डिटेल में। आर्टिकल 251 कहता है कि अगर संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर बेटा कानून बनाया, तो संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया, ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी विषय पर कानून बनाया, किसी भी विषय पर कानून बनाया, ठीक है, ध्यान रखना, संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया। तो अगर संसद ने राज्य सूची के बेटा किसी भी विषय पर कानून बनाया, या तो आर्टिकल 249 के तहत बनाया या आर्टिकल 250 के तहत बनाया, तो संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून, ठीक है, या तो आर्टिकल 249 या फिर आर्टिकल 250 के तहत बनाया। मैं फिर से बोल रहा हूं, संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून, ठीक है, संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून या तो आर्टिकल 249 के तहत बनाया या फिर बेटा आर्टिकल 250 के तहत बनाया। जी ये बात ध्यान रखना। तो संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून या तो आर्टिकल 249 के तहत बनाया या फिर बेटा आर्टिकल 250 के तहत बनाया। संसद ने राज्य सूची किसी भी विषय पर कानून बनाया। ठीक है बच्चे, तो इस विषय पर यदि राज्य विधानमंडल का पहले से कोई कानून बना हुआ है, जिस भी विषय पर संसद ने, ठीक है ना, कानून बनाया, तो इस विषय पर बेटा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून जो पहले से बनाया गया है वह लागू नहीं होगा। ठीक है, तो उस विषय पर ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून लागू नहीं होगा। तो उस विषय पर राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून बेटा लागू नहीं होगा। ठीक है, उस विषय पर बेटा राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून लागू नहीं होगा। निर्मित कानून लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, तो संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया आर्टिकल 249 और 50 के तहत। आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 कहता है कि यदि बेटा राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित करते, राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का कब घोषित कर सकती है? तो भैया जी अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो ऐसा कर सकती है। अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो ऐसा कर सकती है। अगर उसने ऐसा कर दिया बेटा, तो फिर ठीक है ना, राज्य सूची के उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हालांकि सामान्य अवस्था में राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं सामान्य अवस्था में। लेकिन आर्टिकल 249 में अगर किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दिया राज्यसभा ने, तो उस पर कानून अब संसद बना सकती है। और आर्टिकल 250 जब आपातकाल लागू हो
तब किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है बेटा? संसद को है। तो जब आपातकाल लागू तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 251 ये कहता है कि जब संसद कानून बनाएगी आर्टिकल 249 और 50 के तहत, तब राज्य विधानमंडल का कानून लागू नहीं होगा, तब राज्य विधानमंडल का कानून लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 252 है। आर्टिकल 252 बड़ा अच्छा है। 252 कहता है कि भैया दो या दो से अधिक राज्य ठीक है भागे भागे आए संसद के पास और कहा साहब कि इस विषय पर आप कानून बना दो। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, हम इतने जानकार नहीं हैं कि साहब हम इस विषय पर कानून बना सकें, तो इस विषय पर आप कानून बना दो। ठीक है, ध्यान रखना। तो भागे भागे आए और बोलने लगे भैया दो या अधिक राज्यों ने मांग की, ये बात समझना, आर्टिकल 252, तो दो या अधिक राज्यों ने मांग की और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि साहब इस विषय पर आप कानून बना दीजिए। ठीक है, ये एक विषय है जिस पे आप कानून बना दो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद के द्वारा कानून बनाना, लेकिन वो अनुरोध करें तब। दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद के द्वारा कानून बनाना, दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाना। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, दो या अधिक राज्य बेटा अनुरोध करें तो दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद के द्वारा कानून बनाना, आर्टिकल 252 कहता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 253 है। आर्टिकल 253 है, कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करवा सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय जो भी कानून है, जो करार हैं, उनको प्रभावी बनाने का अधिकार है संसद को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने का अधिकार संसद को, अंतरराष्ट्रीय करारों को ठीक है प्रभावी करने का अधिकार, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का अधिकार है संसद। प्रभावी करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का अधिकार बेटा किसको है? संसद को, आर्टिकल 253 में। अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने का प्रावधान। ठीक है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय करार है, जैसे मान के चलिए रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, उसमें कुछ निर्णय लिए गए और बोला गया कि प्रत्येक देश जो है इन निर्णयों को अपने यहां लागू कर पाएगा। कोई भी रियो सम्मेलन हुआ, वटेवर, कुछ भी, रियो सम्मेलन हुआ या स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ या फिर कोई भी ऐसा सम्मेलन हुआ, ठीक है, जो बेसिकली जलवायु परिवर्तन पर हुआ, और उस सम्मेलन में इस चीज को कहा गया कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे कि CO2 का उत्सर्जन कम करेंगे, एक लिमिट सेट करेंगे, इंडस्ट्रीज को बोल देंगे ऐसा करके कुछ भी, और उसमें बोला गया कि प्रत्येक देश अपने यहाँ एक कानून बनाएगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय करार है, तो संसद बेटा ऐसे अंतरराष्ट्रीय करार को कानून बनाकर प्रभावी बना सकती है। ये संसद को पूरा अधिकार है और यह अधिकार आर्टिकल 253 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 254 है। आर्टिकल 254 कहता है कि अगर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर या समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया, समवर्ती सूची के विषय पर, तो संसद और राज्य विधानमंडल ने अगर कोई भी कानून बनाया, संसद और राज्य विधानमंडल ने ठीक किसी भी विषय पर कानून बनाया और उनके द्वारा बनाए हुए कानूनों में असंगति है, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों में क्या है? असंगति। तो बेटा संसद और राज्य विधानमंडल, ध्यान रखना, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों में असंगति है, निर्मित
कानूनों में असंगति है, कानूनों में असंगति है। असंगति है, ठीक है बेटा। तो संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानूनों में अगर असंगति है तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। मान्य होगा, मान्य होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानूनों में असंगति है तो बेटा ऐसी स्थिति में जो संसद के द्वारा निर्मित कानून है वही मान्य होगा, ठीक है, क्लियर है, मान्य होगा, वही मान्य होगा। ये आर्टिकल 254 कहता है कि भाई संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानूनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव है, ठीक है, कोई असंगति है, तो फिर जो संसद के द्वारा निर्मित कानून है सब वो ही मान्य होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद ठीक है हम चलते हैं, ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल 263। और आर्टिकल 263 में ठीक है इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतरराज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल 263, और इसमें है अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी तरह का कोई भी विवाद, किसी भी तरह का कोई भी बेटा असंगति हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में, या दो राज्यों के बीच में, या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी विवाद है, तो इस विवाद की स्थिति में ठीक है सॉल्यूशन देने वाली, उनके बीच निर्णय करने वाली, न्याय करने वाली एक संस्था है जो है अंतरराज्यीय परिषद, और इसके बारे में जिक्र आर्टिकल 263 में किया गया है। लेकिन फिलहाल आर्टिकल 262 को और सुन लो आप लोग, ठीक है, 262 को, ठीक है, 262 क्या है, ठीक है, 262 ये है भैया जी कि अगर मान के चलिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी नदी इत्यादि के जल को लेकर कोई विवाद है तो वहां पर उसके निपटारे का प्रावधान है, ठीक है। तो आर्टिकल 262 में अंतरराज्यीय नदी इत्यादि के जल के विवाद को लेकर ठीक है, अंतरराज्यीय नदी इत्यादि के जल के विवाद को लेकर कोई गतिरोध है तब उसके निपटारे का प्रावधान है, प्रावधान है, ठीक है। तो अंतरराज्यीय नदी इत्यादि के जल के विवाद को लेकर बेटा कोई भी गतिरोध है, अंतरराज्यीय नदी इत्यादि के जल के विवाद को लेकर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है, कोई गतिरोध है, तब उसके निपटारे का प्रावधान है आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 263 में है अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? अंतरराज्यीय परिषद एक ऐसी संस्था है जो राज्यों के मध्य बेटा विवादों का निपटारा करती है, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? अंतरराज्यीय परिषद बेटा एक ऐसी संस्था है जो राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी ठीक है ना विवाद हो, केंद्र और राज्य के बीच में हो या राज्यों के बीच में हो बेटा, तो उसका निपटारा अंतरराज्यीय परिषद करेगी। अभी जो अंतरराज्यीय परिषद है मेरे प्यारे बच्चे, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य इसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। बात समझ पा रही है? जो सरकारीय आयोग था 1988, सरकारीय आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया। इसकी एक स्थायी समिति भी होती है जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है प्लस 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्लियर है? तो सरकारीय आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया। मैं एक एक पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है सर। सरकारीय आयोग 1988, सरकारीय आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया, ठीक है बच्चे, सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया।
सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया, आधार पर इसका गठन किया गया। गठन किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर सरकारी आयोग 1988, जो सरकारी आयोग है सर 1988, सरकारी आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर, सरकारी आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर भैया जी इसका गठन किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, प्लस बेटा, ठीक है, जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उन सारे के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तो होंगे ही होंगे, प्लस बेटा कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कितने, 6 कैबिनेट मंत्री बेटा, कोई 6 कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। इसकी एक स्थायी समिति भी होती है, ठीक है जी, इसकी एक स्थायी समिति भी होती है, ये समझना है आपको, इसकी एक स्थायी समिति भी होती है, स्थायी समिति भी होती है, ना सर। तो इसकी क्या बेटा, इसकी एक स्थायी समिति भी होती है, और ये जो इसकी स्थायी समिति होती है, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है प्लस 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसकी एक स्थायी समिति, इसका अध्यक्ष गृह मंत्री, इसका अध्यक्ष गृह मंत्री प्लस 8 राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। अध्यक्ष गृह मंत्री और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष गृह मंत्री होता है प्लस 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बेटा क्या होते हैं, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। ये बात समझ में आई? बोलो। अब मैं आपसे पहली बार थम्स अप मांग रहा हूं, जब से क्लास स्टार्ट हुई है सब लोग थम्स अप कर दें, मैं लगातार आप लोगों के कमेंट देख ही रहा था। देखो, अगर क्लास में कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है बीच में, तो जब वो आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा टेक्निकल इश्यू, ठीक है, ध्यान रखना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना भैया। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं जो भी मैंने पूरा पढ़ाया अभी तक, ठीक है, जो भी मैंने बिल्कुल अभी तक पूरा पढ़ाया उसे मैं आज रिकॉल कर देता हूं अभी तक का। सबसे पहले, ठीक है, आज हमने देखा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, जो है ना आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। सच में ये बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो इसके बारे में मैंने इसकी पूरी कहानी बताई, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग जो है, ठीक है बेटा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग जो है वह 1978 में 1978 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में गैर संवैधानिक आयोग बनता है, ठीक है। कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में एक गैर संवैधानिक आयोग, मतलब जिसका संविधान में जिक्र नहीं हुआ,
तो बेटा केवल व केवल कैबिनेट के प्रस्ताव से ही बना। तो संविधान में तो कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि भैया जी कैबिनेट के प्रस्ताव से बना है। ठीक है, इसका नाम रखा गया अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, मतलब ये एक ही था। ठीक है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। फिर हमने 65 में संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से, 65वां संविधान संशोधन 1990, और इसके माध्यम से हमने इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। ठीक है, और ये 5 सदस्यीय आयोग बना, 5 सदस्यीय आयोग, और इसका नाम हुआ बच्चे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, जब हमने इसको संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 89 में संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से, इसको मैं बताना चाहूंगा, 2003 के माध्यम से हमने बेटा इन दोनों को अलग अलग कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग हुआ बेटा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अलग अलग, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। आर्टिकल 338 में, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई, जाति आयोग की व्यवस्था की गई बच्चे, इसमें जाति आयोग, और इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अलग अलग कर दिया गया। फिर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में बोला है कि 5 सदस्यीय है, और इसकी नियुक्ति भैया जी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, इसका एक अध्यक्ष है जो खुद शेड्यूल कास्ट से हो, अनुसूचित जाति से हो। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 338 ए के बारे में 5 सदस्यीय राष्ट्रपति के द्वारा, इनका अध्यक्ष एसटी से हो। ठीक है, अध्यक्ष राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हो, और बेटा उनको कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा। 3 सदस्य होंगे, उनको सचिव के समान दर्जा दिया जाएगा, और सदस्य और उपाध्यक्ष मतलब 4 लोगों में से मिनिमम 2 यहाँ पर एससी से हो, यहाँ पर एसटी से हो। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन 2 बार से ज्यादा नियुक्त नहीं हो सकते। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 11 में है। आर्टिकल 245 से 263 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा है। तो केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 में 245 से 263, 245 से 255 तक में विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस है। ठीक है सर, लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, रिलेशंस है, विधायी संबंध है, मतलब कानूनों के निर्माण से संबंधित संबंध। और भैया जी इसके बाद आपका 256 से 263 तक आपका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है भैया जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, रिलेशंस है। ठीक है, कहां से कहां तक बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस? 256 से 263 मतलब कानूनों को लागू करने एवं प्रशासन करने से संबंधित संबंध है। आर्टिकल 245 में भैया कि अगर संसद कानून बनाया तो कहां तक लागू होगा? तो बेटा संसद ने कानून बनाया पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा, और अगर किसी भी राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है तो केवल उस राज्य की सीमा तक ही लागू होगा। आर्टिकल 246 में भैया किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा? तो साहब संघ सूची के विषयों पर संसद, राज्य सूची के विषयों पर राज्य का विधानमंडल, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और इसके बारे में बेटा कि 7वीं अनुसूची में ही इसके बारे में जिक्र किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 247, आर्टिकल 247 में संसद को कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति है। तो आर्टिकल 247 में संसद को बेटा कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। फिर आर्टिकल 248 आता है। 248 में है कि भाई अपशिष्ट विषयों पर, अपशिष्ट विषय का मतलब ऐसे विषय जिनका जिक्र ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, उनमें संसद कानून बनाएगी। क्लियर है बेटा? अब अपशिष्ट विषय क्या है बेटा? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया और ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आर्टिकल 249 बोलता है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर दे
तो उस पर संसद कानून बनाती है। ठीक है, ऐसा करने के लिए राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से सिग्नेचर करने पड़ते हैं। 250 जब कभी भी किसी भी प्रकार का आपातकाल लागू हो तब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी। ठीक है, 251 अगर संसद ने राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया आर्टिकल 249 और 250 के प्रावधान के तहत, तो उस विषय पर राज्य विधानमंडल का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आर्टिकल 252 में है कि 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए, उन बेचारे गरीबों के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 में है कि संसद अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भी कानून बना सकती है। और 254 में है बेटा कि अगर संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून में कोई असंगति है, ऑब्वियस सी बात है वो कानून समवर्ती सूची के विषय पर ही बनेगा। तो अगर असंगति है तो संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। तो ये बताया गया है कि भैया जी, ठीक है, संसद के ऊपर, ठीक है ना, कोई नहीं है, राज्य विधानमंडल संसद से नीचे है और राज्य विधानमंडल के ऊपर संसद है। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संसद ओवरलैप कर सकती है अगर वह कानून समवर्ती सूची के विषय पर तो है। ठीक है, आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, बहुत महत्व की अंतरराज्यीय परिषद पूछी जाती है बच्चे अंतरराज्यीय परिषद के बारे में। तो आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन सरकारीय आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर किया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है ना, अंतरराज्यीय नदी इत्यादि के जल के विवाद को लेकर यदि कोई भी गतिरोध है तो आर्टिकल 262 में उसके निपटारे का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखना। अंतरराज्यीय परिषद के अंतर्गत एक स्थायी समिति जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री प्लस 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे प्लीज। ठीक है, सब लोग अपने दोनों हाथों से एक बार थम्स अप करेंगे। ठीक है, थम्स अप करेंगे एक बार मेरे सारे बच्चे कि हाँ सर समझ में आ गया, दिमाग में ठीक बैठ गया, सीव हो गया जाके दिमाग में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका 1 तारीख वाला जो कमिटमेंट था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ठीक है बेटा, नहीं, ठीक है बाबू, नहीं टूटेगा। ठीक है, हमने कमिटमेंट की है, कोई छोटी बात है क्या वे? ठीक है ना, चाहे कुछ भी करें उसके लिए। आइए अब इसके बाद हम बात करेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, बड़े डाउट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे को इसमें, आपातकालीन उपबंध में, इमरजेंसी प्रोविजंस में, इमरजेंसी प्रोविजंस में, है ना जी, बड़े डाउट होते हैं बच्चों को कि सर हमें बताओ, हमें समझाओ आपातकालीन उपबंधों के बारे में। मैंने जब राष्ट्रपति की शक्तियां बताई थी तो राष्ट्रपति की शक्तियों में थोड़ा बहुत उनका जिक्र किया था, जैसे आर्टिकल 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। पहले सशस्त्र विद्रोह के, ठीक है, जगह आंतरिक अशांति शब्द था जिसको हमने 44 में संविधान संशोधन से हटा दिया। ऐसे ही आर्टिकल 356 किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल।
हालांकि बहुत शॉर्ट बताया था, आज मैं आपको इतना डिटेल में इसको समझाऊंगा आपातकालीन उपबंधों को कि आपके सारे डाउट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। जी ठीक है, सारे डाउट्स आपके खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको मोस्टली निर्वाचन आयोग, मैंने आपको लोक सेवा आयोग, मैंने आपको वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है, मुख्यतः जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग हैं वो करा दिए मैंने आपको। आपातकालीन उपबंध में करा भी रहा हूं, केंद्र राज्य संबंध मैंने करा ही दिए। ठीक है, आमतौर पे शायद मैंने देखा नहीं कोई केंद्र राज्य संबंधों को कराता हो। ठीक है, तो फुल, ठीक है, जो पॉलिटी का सिलेबस है वो मैंने करा दिया, जिसको कहेंगे फुल पॉलिटी सिलेबस। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यू पॉलिटी के बेटा, चाहे एसएससी के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे आरओ के हों, चाहे लोअर पीसीएस के हों, सबके पीवाईक्यू लगाओ। तो पॉलिटी के पीवाईक्यू खरीद के ले आओ। कहां से खरीद के लाओगे पॉलिटी के पीवाईक्यू? कहां से लाओगे भैया पॉलिटी की पीवाईक्यू? तो देखो, एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है एसएससी की, ठीक है ना, तो एसएससी की घटना चक्र की पूर्वावलोकन खरीद लाना पॉलिटी वाली। ऐसे ही आरओ पीसीएस की पूर्वावलोकन खरीद लाना, जिसमें आईएएस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और लगाओ पॉलिटी। हर एक चैप्टर, अब आपका सिलेबस कल खत्म हो जाएगा, तो हर एक चैप्टर का बेटा एक दिन का टारगेट बना लो कि आज हम पहले दिन संविधान सभा को पहले पढ़ेंगे सर से, फिर सर की पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, फिर उसके पीवाईक्यू लगाएंगे। आज दूसरे दिन हम भारतीय संविधान की स्रोत एवं संविधान की विशेषताएं, ऐसे करके एक एक दिन आप अपना टारगेट बना लो, लगा डालो सारे पीवाईक्यूज। ठीक है बेटा, जी हाँ, एक और कमिटमेंट है बेटा, जो मैंने आपसे शुरुआत में किया था कि जितने भी महत्वपूर्ण वाद हैं, जैसे गोलकनाथ हो गया, चमकम दोराइजन हो गया, ठीक है, आपका जितने भी महत्वपूर्ण वाद हैं मैं उनको कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट था, है ना जी, ये मेरा कमिटमेंट था। तो जितने भी महत्वपूर्ण वाद विवाद हैं, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण केसेस, ठीक है, ध्यान रखना, सभी महत्वपूर्ण केसेस, सभी महत्वपूर्ण केस, ठीक है, इनकी जो क्लास होगी बच्चे, वो इनकी क्लास आपकी होगी 7 जनवरी को। ठीक है जी, मुझे पता है आप यही बोलेंगे, क्योंकि आपको तो मुझे कहीं ना कहीं गलत ठहराना, तो आप एक बहाना ढूंढोगे कि सर कहां पर, ये तो रह गया, वो तो रह गया। बेटा मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, जितने भी महत्वपूर्ण केस, ठीक है ना, जो आज तक आपने सुने होंगे, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण केस बच्चों, या तो वह प्रस्तावना से संबंधित होंगे, ठीक है, या फिर वो बच्चे आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित होंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण केस, मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण केस, और डीपीएसपी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण केस मैं आपके बच्चे 7 जनवरी को करा दूंगा। एक केस ऐसा नहीं बचेगा बच्चे कि जो आपका ना हुआ हो, और दावे के साथ बोल सकता हूं, ऑनलाइन क्या पूरे ऑफलाइन के इतिहास में इतने डिटेल्ड केस और इतने अच्छे से कभी नहीं किसी ने समझाए होंगे। मतलब अब इसमें थोड़ा सा अपनी ऐसा लगता है कि जैसे ईगो या तारीफ में कर रहा हूं, नहीं, मुझे पता है बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, विश्वास मानना। 7 तारीख को आपकी ये क्लास होगी, ठीक है, क्लास अपने निर्धारित समय पर ही होगी। कितने बजे होगी भैया जी? ये क्लास आपकी 2 बजे होगी, ठीक है, जो आपकी क्लास का टाइम है 2 बजे होगी ये जी। निर्वाचन आयोग हो तो गया। नहीं, संवैधानिक विकास का जो हिस्सा रह गया वो तो कल हो जाएगा ना, कल आपके संवैधानिक विकास, ठीक है, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर आपका 1833 वाला तो हो ही चुका था, 1853 है, ठीक है ना, फिर उसके बाद 1858 है, 1861, 1892, और फिर 1909 और 1919। ठीक है, कल हो जाएंगे ये सब, आपके चिंता ना करो, कल हो जाएंगे बेटा जी। ठीक है, हाँ, एक और आ रहा है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूट्यूब पे कराऊंगा, प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, क्योंकि ये अंकित सर ने मुझे बोला है यूट्यूब पर कराने के लिए। ठीक है, मेरी अब एक रेगुलर क्लास आया करेगी प्रमुख संविधान संशोधन, एक रेगुलर क्लास मेरी यूट्यूब पर आया करेगी बेटा, उसमें मैं महत्वपूर्ण टॉपिक कराया करूंगा
जो आपके जीके जीएस से संबंधित होंगे, तो मैं आपके वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो जीके जीएस से संबंधित होंगे उनको करा रहा हूँ। तो प्रमुख संविधान संशोधन जो है बच्चे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पर होगा। चलिए आइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, हम कहां पर थे सर, हम थे आपातकालीन प्रावधानों में। तो आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, सबसे पहले फटाफट से जल्दी आएंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस को समझेंगे। 4 बजे से आपकी, ठीक है, दूसरी भी क्लास होती है। आ जाओ बेटा सब लोग, आप सभी का स्वागत है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में, ठीक है, आपातकालीन उपबंधों के बारे में चर्चा है। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसमें से बच्चे जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी बेटा, उसकी घोषणा आर्टिकल 352 में है। उसकी घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा आर्टिकल 356 में है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, ठीक है जी। और जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, उसकी उद्घोषणा आर्टिकल 360 में है। किसमें है सर? आर्टिकल 360 में। तो राष्ट्रीय आपात, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपात जी, राष्ट्रीय आपात के बारे में आर्टिकल 352 में जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के बारे में जो जिक्र आर्टिकल 356 में किया गया है, राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 360 में किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। ये केवल उद्घोषणा है, ये उद्घोषणा है और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम आर्टिकल 352 पर चलते हैं आपको लेकर, ठीक है। 352 जिसमें है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। एक एक पॉइंट में आपको बताता हूं। नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, ठीक है जी। समझिए आर्टिकल 352 क्या कहता है। आर्टिकल 352 बोलता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग के लिए हो सकती है। ये जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, सबसे पहला प्रश्न यहां से ये बनता है कि भैया जी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, ठीक है, या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, या उसके किसी भी एक भाग में, किसी भी एक भाग में, किसी भी एक भाग में, ठीक है। या तो बेटा संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो सकती है, ठीक है जी। या तो बेटा संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो सकती है, या उसके किसी भी एक भाग में हो सकती है, या उसके किसी भी एक भाग में हो सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी किस आधार पर, किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी? प्रश्न ये उठता है कि साहब किस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी जी। ये ध्यान रखना बेटा, वो कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी? तो वो स्थिति है युद्ध, वॉर, ठीक है, युद्ध, ठीक है। वो स्थिति बेटा कौन सी है जिस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो सकती है? तो वह है युद्ध, वाह्य आक्रमण, वाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, ठीक है बच्चे। युद्ध, वाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा स्लो मैंने नहीं पढ़ाया, इससे ज्यादा स्लो नहीं पढ़ाया बेटा, खूब स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक बार पढ़ाया फिर 2 बार रिवीजन कर पाया, चाहे मैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की बात करूं या केंद्र राज्य संबंधों की बात करूं, ठीक है। और इतना ही डिटेल मैंने पढ़ाया है
जितना डिटेल मैंने या पीसीएस या आरओ में पढ़ाया, आपके यूपीएसआई में भी बेटा मैंने पढ़ाया, ठीक है, ध्यान रखना। तो किस स्थिति में हो सकती है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा? युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। अब बच्चे ये जो सशस्त्र विद्रोह है ना, इस सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था। ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है बच्चे, इस सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर पहले क्या था? सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था। पहले आंतरिक अशांति शब्द था सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर, ठीक है। हमने इस आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया है 44वें संविधान संशोधन से। किससे सर? 44वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से। तो 44वें संविधान संशोधन से भाई, ठीक है, हमने 44वें संविधान संशोधन से भाई हमने सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर, मतलब हमने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया है। पहले ये नहीं होता था सशस्त्र विद्रोह, पहले इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था बेटा? आंतरिक अशांति के शब्द था। अच्छा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है कौन करता है बेटा? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बेटा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है, लिखित परामर्श पर करता है, लिखित परामर्श पर करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है बेटा, राष्ट्रपति साहब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करते हैं। और यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। यह व्यवस्था बेटा किसमें? 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ी गई है। संशोधन 1978 से जोड़ी गई है, 1978 से जोड़ी गई है। तो इस व्यवस्था को कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं, ये हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पर इस व्यवस्था को जोड़ा है बेटा। बात समझ में आ रही है? और एक और बात ध्यान रखना, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ना, ये केवल संविधान में एक ही जगह पर आया है, 352 में, ठीक है, ध्यान रखना। यह शब्द संविधान में केवल एक ही स्थान में प्रयोग हुआ है। यह शब्द संविधान में केवल एक ही स्थान पर प्रयोग में हुआ है, एक ही स्थान पर प्रयोग में हुआ है, एक ही स्थान पर प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। यह शब्द संविधान में केवल एक ही स्थान पर प्रयोग हुआ है बेटा, ठीक है। कहां पर हुआ है सर? आर्टिकल 352 में। कौन सा? मंत्रिमंडल शब्द। बाकी का हर एक जगह मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया है हर एक जगह मंत्री परिषद, केवल यही एक जगह है जहां पर आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। जी बात समझ में आ गई भैया सबको? जी जी, बहुत अच्छी, ठीक है। आइए अब इसके बाद क्या किया बेटा कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर, जी बेटा, ठीक है, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर देखो, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दी। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दी बेटा। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, ये बात ध्यान रखना, तो जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, तो यह उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो उद्घोषणा जो है, यह उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चलेगी। यह उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चलेगी, अधिकतम 1 महीने तक चलेगी, तो राष्ट्रीय आपात ने उद्घोषणा कर दी, ठीक है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी
और राष्ट्रपति ने जैसी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करी, जैसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करी, तो ये जो उद्घोषणा है ये बेटा अधिकतम मतलब राष्ट्रीय आपात 1 महीने तक लगेगा, या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लगे, या बेटा उसके किसी एक हिस्से में लगे, या उसके किसी एक कोने में लगे। तो उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चलेगी। इसके बाद 1 महीने के भीतर ही बच्चे से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने तक चलेगी अधिकतम। ठीक भैया जी, इसको 1 महीने के भीतर ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की अनुमति मिल जानी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बेटा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। स्वीकृति किस मेजोरिटी से मिलनी चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वालों की 2/3 से स्वीकृति मिल जानी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा की। अगर आगे बढ़ाना है तो उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, अगर आपात को आगे बढ़ाना है तो। अगर आपात को आगे नहीं बढ़ाना तो बेटा 1 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। 1 महीने बाद राष्ट्रीय आपात अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो जी, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 3 प्रकार के आपात हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में मैं बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय आपात को भारतीय के, ठीक है, या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में, राष्ट्रीय आपात को या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी एक भाग में लगाया जा सकता है। ठीक है जी, तो राष्ट्रीय आपात को या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में उसके किसी भी एक भाग में लगाया जाता है, लगाया जाता है। किस स्थिति में? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आप लगा सकते हो। पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था। इसी आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात लगाया था। ठीक है, 25-26 जून को रात को। फिर 44 में संविधान संशोधन से हमने आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। कौन उद्घोषणा करता है? राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करेगा। इस व्यवस्था को हमने 44 में संविधान संशोधन से जोड़ा कि राष्ट्रपति उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करेगा, ऐसे लिखित परामर्श पर। ठीक है, चलिए आर्टिकल 352 के आधार पर बच्चे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई तो या तो आर्टिकल 358 लागू होगा, ठीक है, या फिर आर्टिकल 359 लागू होगा। उद्घोषणा किसके आधार पर हुई? 352 के आधार पर। मैं पहले भी समझा चुका हूं। उद्घोषणा 352 के आधार पर हुई तो या तो बेटा जो लागू होगा, जो आर्टिकल अप्लाई होगा, वो या तो लागू 358 होगा, 359 होगा। मैंने आपको बताया था अगर 358 लागू हुआ, मैंने क्या बताया? अगर 358 लागू हुआ, मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, ऐसी बोलता हूं मैं बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, देखो मेरी बात आप समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बच्चे कि अगर 358 लागू हुआ बच्चे, तो सारे के सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। ऑटो सस्पेंशन, सारे के सारे मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, मतलब निलंबित हो जाएंगे। सारे के सारे मौलिक अधिकार जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे, ऑटो सस्पेंशन। और आर्टिकल 359 अगर लागू हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो राष्ट्रपति बताएगा कि वह कौन कौन से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करता है। तो राष्ट्रपति बताएगा कि वह कौन कौन से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर रहा है। किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है जी, किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। जो बच्चा नोट्स बनाता है बच्ची, वो लिखे इन सारी बातों को। ठीक है, तो उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चलेगी। अगर आपको आगे बढ़ानी है नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आपको आगे बढ़वानी है, तो भैया जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति मिलनी चाहिए उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, दोनों की स्वीकृति मिलनी चाहिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। बात समझ में आ रही है? अगर बच्चे स्वीकृति मिल गई तो आपातकाल आगे बढ़ेगा, आपातकाल आगे बढ़ेगा। अब आपातकाल आगे कितना बढ़ेगा भैया? तो प्रत्येक 6 महीने के बाद इसका रिव्यू करना पड़ेगा। प्रत्येक 6 महीने के बाद, जैसे आपात आगे बढ़ा दिया, तो जब ये आपात आगे बढ़ा, मान के चलो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिल गई स्वीकृति, और लोकसभा राज्यसभा से स्वीकृति मिल जाने के बाद बच्चे बढ़ गया आपातकाल आगे, तो साहब कितने महीने तक? तो भैया जी 6 महीने तक, 6 महीने तक ये चलेगा निश्चिंत होके, बेधड़क होके। अगर इससे पहले इसको खत्म नहीं कर दिया जाता, या तो 6 महीने से पहले ही बेटा खत्म कर दिया जाएगा। तो 6 महीने से पहले कैसे खत्म होगा? कुछ नहीं बेटा, लोकसभा और राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से खत्म कर देगी इसको। ठीक है, नहीं तो फिर चलेगा 6 महीने तक, और प्रत्येक 6 महीने के बाद इसका रिव्यू होगा। ठीक है ना, प्रत्येक 6 महीने बाद इसका रिव्यू होगा। ये बात ध्यान रखना, हर एक 6 महीने बाद भैया जिसका क्या होगा, प्रत्येक 6 महीने के बाद
इसका रिव्यू होगा जी, हर एक 6 महीने के बाद रिव्यू होगा। और रिव्यू में क्या होगा? रिव्यू में कुछ नहीं होगा, लोकसभा राज्यसभा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से फिर आगे बढ़ा दे, फिर आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर 6 महीने होने को आए, फिर लोकसभा राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से आगे बढ़ा दे, वो तो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे बेटा 6-6 महीने के रिव्यू के बाद ये अनंत काल तक के लिए लगाया जा सकता है, जब तक चाहो तब तक लगा लो इसको। लेकिन ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 6-6 महीने के बाद इसका रिव्यू होता रहेगा। अगर मान के चलो साहब ऐसा है कि लोकसभा भंग है, जैसे अधिकतम 1 महीने तक चलेगी उद्घोषणा, उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चली, 1 महीने के भीतर ठीक है दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी 2/3 मेजोरिटी से। और इस बीच अगर लोकसभा भंग हो गई है, लोकसभा विघटित हो गई है बच्चे, तो क्या होगा? लोकसभा भंग या विघटित होगी तो क्या होगा? तो बेटा जब भी लोकसभा सदन में आ जाए, जब भी लोकसभा सत्र में आ जाए, तो लोकसभा गठित होने के 30 दिन के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर इस केस में लोकसभा गठित हो रखी है, अगर इस केस में भैया जी लोकसभा गठित हो लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है, भंग हो रखी है, तो जब भी नई लोकसभा गठित हो, तो नई लोकसभा गठित होने के 30 दिन के भीतर अनुमति मिल जानी चाहिए, 30 दिन के भीतर अनुमति मिल जानी चाहिए। नई लोकसभा गठित होने के 30 दिन के भीतर बेटा स्वीकृति मिल जानी चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो उद्घोषणा है वो अधिकतम चलेगी 1 महीने तक। ठीक है सर, उद्घोषणा अधिकतम 1 महीने तक चलेगी। 1 महीने के भीतर लोकसभा राज्यसभा की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है ना, स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ये जो है बच्चे कितने महीने तक चलेगी? अगर स्वीकृति मिलेगी 6 महीने तक चलेगी, हर 6 महीने बाद रिव्यू होगा। लेकिन 1 महीने के भीतर बेटा स्वीकृति मिलनी चाहिए, और इस दौरान लोकसभा भंग हो गई तो स्वीकृति तो मिल ना पाएगी। तो भैया क्या होगा, जैसे ही लोकसभा नई वाली गठित हो तो 30 दिन के भीतर अनुमति मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे हर 6 महीने बाद इसका रिव्यू होता है साहब। ठीक, कोई भी आपसे पूछे कि भैया कब तक चल सकती है, सब 6 महीने तक चल सकती है। कब तक? सब 6 महीने तक। ठीक है, चल सकती है, हर 6 महीने बाद रिव्यू होगा। कोई कहे कि सब 6-6 महीने बाद, कब तक? कि सब जब तक तुम चलाओ आपातकाल को तब तक बढ़ाओ। ठीक है, पहला आपातकाल जो लगा था बेटा वो अक्टूबर 1962 में लगा था। ठीक है ना, इंडो चाइना वार, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था बेटा, इंडो चाइना वार 1962 में। ठीक है, सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी लगी थी अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर 1960 में सबसे पहली नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी लगी है वो दिसंबर 1971 में लगी है, भारत और पाकिस्तान वॉर 1971। ठीक है ना, इंडो पाक वॉर, भारत और पाकिस्तान वॉर, आप सब जानते होंगे यार। ठीक है, ये तो आप जानते हो। तीसरी जो लगी है भैया जी वो 25-26 जून को लगी है, मतलब 25 जून की रात को लगी है। तो ठीक है, जून 1975 में लगी है, आंतरिक अशांति के आधार पर। ये अलग ही था, इंदिरा गांधी का भूकाल था, जून 1975। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, जून 1975। क्लियर है? अब आर्टिकल 356 नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है? 356 बोलता है साहब, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा। ठीक है बेटा, क्या बोलता है कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा, मतलब इसको राष्ट्रपति शासन कहेंगे, सीधी सीधी बात है। आर्टिकल 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर, विफल होने के आधार पर होने के आधार पर राष्ट्रपति
शासन की उद्घोषणा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। ठीक है सर, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। भैया जी इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आपात की उद्घोषणा, इसी को बोलते हैं भैया जी हम क्या, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, देखो बेटा जब राष्ट्रपति को ये लग जाए कि भाई इस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर शासन चलाया जाना दुश्वार हो रहा है, ठीक है, आप लिख लेना कि जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि अमुक राज्य में, इस राज्य में संवैधानिक तरीके से शासन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, तब राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति, राज्यपाल की सिफारिश मतलब सिफारिश राज्यपाल देता है बेटा, बात समझ में आ रही है, तो राज्यपाल की सूचना के आधार पर या राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर करेगा, यहां पर मंत्री परिषद है, ठीक है, राष्ट्रपति बेटा मंत्री परिषद के परामर्श पर करेगा, किसके, मंत्री परिषद के परामर्श पर। अब जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो गई, लिखना बेटा, मैं समझा रहा हूं, लिखना खुद से, अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश में आज ही राष्ट्रपति शासन लग गया, तो बेटा राष्ट्रपति शासन अगर लग गया है तो राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में चलेगा 2 महीने तक कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति शासन चलेगा सब 2 महीने तक। अब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, आर्टिकल 250 क्या कहता है, 250 कहता है कि उस राज्य में, ठीक है ना, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है भैया जी, उस राज्य की राज्य सूची के विषयों पर अब संसद कानून बनाएगी, ठीक है, राज्य का विधानमंडल तुरंत बर्खास्त हो जाएगा। बस समझ में रही, संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो उस राज्य की मंत्री परिषद है, उस राज्य की मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी, उस राज्य की मंत्री परिषद, उस राज्य की मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी, ध्यान रखना। और ऐसी स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार बेटा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद 2 महीने तक ये बच्चे उद्घोषणा चलेगी। 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर चाहते हैं तो अपने साधारण बहुमत से इसको आगे बढ़वा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों अगर चाहते हैं तो अपने साधारण बहुमत से इसको आगे बढ़वा सकते हैं, इस उद्घोषणा को। बात समझ में आ रही है। ये बढ़ गई, फिर 6 महीने बाद रिव्यू होगा, फिर 6 महीने बाद रिव्यू होगा, और 6 महीने बाद फिर रिव्यू हुआ और रिव्यू में बोल दिया लोकसभा राज्यसभा ने कि भाई लगाओ यहां पर राष्ट्रपति शासन, तो फिर वो राष्ट्रपति शासन बेटा चलेगा 3 साल तक, ठीक है, फिर वो 3 साल तक चलेगा। अब हर 6 महीने बाद रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, जैसे वहां पर हो रहा था बेटा राष्ट्रीय आपात में, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि हर 6 महीने बाद रिव्यू हो रहा है। नहीं आया समझ में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, चलिए राष्ट्रपति शासन की बेटा उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ऑब्वियस सी बात है। उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द राज्यपाल रिपोर्ट। तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उद्घोषणा सर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति यहां पर मंत्री परिषद के परामर्श पर करेगा, यहां मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर, ठीक है, रिटन परामर्श होना चाहिए, रिटन परामर्श पर, लिखित परामर्श पर वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। जैसे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, आर्टिकल 250 लागू हो जाएगा, 250 लागू हो जाएगा, मतलब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगा, विषय पर संसद कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है बेटा, ध्यान रखना। तो साहब ठीक, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाती है, संसद। और यहां पर भी या तो आर्टिकल 358 लागू होगा या फिर आर्टिकल 359 लागू होगा। जी हाँ, ध्यान रखना, ऑप्शनल है, या तो आर्टिकल 358 लागू होगा साहब या फिर आर्टिकल 359 लागू होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 358 लागू होगा तो सारे के सारे मौलिक अधिकार, ठीक है, ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाएंगे, समस्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित, स्वतः निलंबित। अब यहां पर राष्ट्रपति बताएगा कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहा है।
राष्ट्रपति बताएगा कि वह कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर रहा है, राष्ट्रपति बताएगा कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं हो सकते, ये बात आपको पता है। अब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो गई, तो जैसे बेटा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हुई तो ये उद्घोषणा अधिकतम कितने महीने तक चलेगी? 2 महीने तक। ठीक है, ध्यान रखना, हमने माना कि उद्घोषणा हो गई, मैंने माना कि उद्घोषणा हो गई उद्घोषणा, लग गया राष्ट्रपति शासन। ठीक है जी, लग गया किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में आज ही राष्ट्रपति शासन लग गया, तो जब भी राष्ट्रपति शासन लग गया तो बेटा कब तक? 2 महीने तक लगा रहेगा, 2 महीने तक लगा रहेगा, 2 महीने तक लगा रहेगा। इसके बाद बच्चे 2 महीने के भीतर इसका होना है रिव्यू होना है इसका, 2 महीने के भीतर। जब इसका रिव्यू होगा तो इसका रिव्यू होगा बेटा संसद के द्वारा, रिव्यू संसद के द्वारा होगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो है वे अपने 50% बहुमत से इसका रिव्यू करेंगी कि वो उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं अथवा नहीं। ठीक है, अगर आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो obvious सी बात है, ठीक है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ाना चाहती हैं तो लोकसभा राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, ठीक है, 50% से बहुमत कर देंगे कि हम आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद बेटा 6 महीने तक, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने के बाद 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा रहेगा, 6 महीने तक बेटा राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग बात क्या है भैया कि 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, उसके बाद फिर से रिव्यू होगा संसद के द्वारा, 6 महीने के बाद संसद के द्वारा रिव्यू होगा 6 महीने के बाद। और इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से इसको पारित कर देंगे, 50% से पारित कर देंगे। तो फिर भैया जी ये अब, ठीक है, कहां तक जाएगा पता है? 3 साल तक जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 साल तक, तो अधिकतम 3 साल तक लग सकता है, 3 साल तक लग सकता है, 3 साल तक लग सकता है। ठीक है, ये अनंत काल तक के लिए नहीं लग सकता, 3 साल तक के लिए लग सकता है। ऐसा नहीं कि आप हर एक 6-6 महीने बाद रिव्यू करते रहो, नहीं, ये अधिकतम बेटा 3 साल तक लगता रहता है, लगेगा मतलब। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? तो साहब ये 3 महीने तक ही, मतलब ये 3 साल तक ही अधिकतम लग सकता है। 6 महीने पर राष्ट्रपति शासन का रिव्यू होगा, 6 महीने पर बेटा राष्ट्रपति शासन का क्या होगा? रिव्यू होगा, रिव्यू होगा। रिव्यू सर साधारण बहुमत से होगा। ये जो उपस्थित और मतदान करने का 50% जो है ना बेटा, ये साधारण बहुमत है। उपस्थित और मतदान करने वालों का जो 50% है साधारण बहुमत है, 50% ये साधारण बहुमत है जी, साधारण बहुमत है। देखो बेटा मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दे रहा हूं, आपके फैक्ट्स अगर पूछे जाए एग्जाम में, कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में भार्गव सरकार के अगेंस्ट। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में भार्गव सरकार के अगेंस्ट लगा था। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है आपके में, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन अगर रहा है तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मोटा मोटी लगभग 3 साल तक जम्मू कश्मीर में रहा है। ठीक है ना, 2 साल और कुछ महीने थे, लगभग 8-9 महीने के आसपास। तो सबसे लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में रहा है। सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है, पहली बार पंजाब में लगा था 1951 में ही, पंजाब में। हाँ देखो, कभी भी 20 और 21 तो निलंबित हो ही नहीं सकते, 20 और 21 तो निलंबित कभी भी हो ही नहीं सकते। ठीक है, महत्वपूर्ण केस 7 जनवरी को जो हमारा आपसे वादा था, और प्रमुख संविधान संशोधन मैं यूट्यूब पर लेकर आऊंगा इसकी।